शादी से पहले अनु के मन में हजार डर बैठे थे। सास का आतंक, ससुर का खौफ, नंदों का डर और देवर जेठ से घबराहट। पर शादी के बाद लगा बेकार ही तो वह डरती घबराती थी। ससुराल में तालमेल बिठाना इतना भी मुश्किल तो नहीं। वैसे अनु बचपन से ही मेहनती थी। शादी हुई तो जैसे सबको खुश करने का उसमें एक जुनून सा सवार हो गया। सबसे पहले जागना और सबके बाद सोना। सास नंदों के हिस्से के काम भी उसने खुशी खुशी अपने सिर ले लिए थे। जब रोजमर्रा की जिंदगी में ये हाल था तो शिखा निधि की शादी का क्या आलम होता। रात रात जागकर उनकी चुनरियां सजाने से मेहंदी रचाने तक का काम भी अनु ने ही किया। औरों के लिए शिखा निधि की शादी 4-5 दिन की दौड़ धूप भले ही हो, पर अनु के लिए महीनों की मेहनत थी। एक एक साड़ी का फॉल टाकने से लेकर पेटीकोट और ब्लाउज तक उसी ने सिले। चादरें, तकियां, गिलाफ और मेज पोस्ट जो उसने भेंट में दिए, उनको भी जोड़ ले तो सालों की मेहनत हो गई। पर अनु को देखिए तो चेहरे पर कहीं शिकन नहीं। सहजता से अपनापन बांटना, सरलता से देना, सुंदरता से हर काम करना आदि अनु के बिल्कुल अपने मौलिक गुण थे। शिखा अनु की हम उम्र थी, इसलिए उससे ज्यादा दोस्ती हो गई। अनु की आड़ में शिखा खूब मटर गश्ती करती, सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाती, फिल्में देखती और अनु उसे डांट पड़ने से बचा लेती। अनु जब मैले कपड़े के ढेर से जूझ रही होती तो कभी कभी शिखा उसके पास मच्छियाँ डालकर बैठ जाती और उसे देखी हुई फिल्म की कहानी सुनाती। यह अनु के मनोरंजन का एकमात्र साधन था। शिखा की शादी के समय अनु के ससुर भी जीवित थे, पर इस शादी की लगभग सारी ही जिम्मेदारी अनु और उसके पति राजीव के ऊपर रही। राजीव को कंपनी में नौकरी मिलते ही पिता अपनी शॉप से यूं पीछा छुड़ाने लगे जैसे अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही ना हो। जब मन होता दुकान पर बैठते, जब मन होता ताला लगाकर घूमने निकल जाते। रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना भी वह बहुत रखते। कभी कभी राजीव भी कहता, पिताजी, रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उनको डांट पड़ती कि तुम मुझसे ज्यादा दुनियादारी समझते हो क्या। और जाता हूँ तो उन पर बोझ नहीं बनता, जितना खाता हूँ उससे ज्यादा उन पर खर्च करता हूँ, समझे। राजीव को चुप होना पड़ता। पिता ने बाहर हाथ खोलकर खर्च किया और बेटी की शादी में पूजा, पंडित जी और अपने रिश्तेदारों की विदाई के खर्चे के अलावा सारा खर्च राजीव पर डाल दिया। राजीव और अनु ने माँ से बात की तो उन्होंने किनारा दिखा दिया, मुझे कोई मतलब नहीं। राजीव जाने, राजीव का बाप जाने, मैं कमाती तो नहीं हूँ कि मुझसे पूछते हो। कहते कहते माँ ने अपनी मोटी करधनी राजीव को सौंप दी। करधनी से शिखा के कुछ गहने तो बन गए, पर उसका मुंह सूज गया। उसके चेहरे की सूजन तभी उतरी जब अनु ने अपना इकलौता गले का हार उसके गले में पहना दिया। इस शादी में शिखा की मांग पूरी करते करते ही राजीव की जमा पूंजी खत्म हो गई। बाकी सब कुछ कर्ज लेकर किया गया। कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी से बचते बचाते पिता तो दुनिया से ही चले गए और माँ ने अपना मंगलसूत्र राजीव के हाथों में रख दिया। वह मंगलसूत्र अनु ने निधि के गले में डाला, बेचा नहीं। राजीव एक दक्ष टेक्नीशियन था, आय अच्छी थी, कर्ज चुकाने में वह चूकता नहीं था, लेकिन घर के लिए उसे बहुत सी कटौतियां करनी पड़ती। अथर्व व ईशान के जन्म पर अनु को ठीक से पोषण नहीं मिल पाया, लेकिन उसने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की। राजीव की माँ जैसे तटस्थ थी, अंत तक वैसी ही बनी रही। निधि की शादी तय भी नहीं हुई थी और माँ दुनिया से चली गई। अब तो अनु और राजीव को ही सब करना था। शिखा की शादी का कर्ज चुका ही था कि निधि की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ा, और निधि को विदा करके कमर सीधी भी ना की थी कि कंपनी में कर्मचारियों की छटनी होने लगी। राजीव को विश्वास था अपने काम पर, अपनी मेहनत पर। उसे भरोसा था छटनी की लिस्ट में उसका नाम कभी नहीं होगा। पर एक दिन वह भी आया जब राजीव को भी घर बैठना पड़ा। तमाम खींचतान और प्रयासों के बाद आखिर कंपनी बंद हो गई। तो फिर
कैसा ही कर्मचारी क्यों ना हो, उसकी नौकरी बचती कैसे। नौकरी जाने का सदमा राजीव के अंदर इस कदर बैठा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। अनु के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसके सामने स्कूल जाते अथर्व, ईशान थे, तो बिस्तर पर पड़े राजीव को भी उसे ही खड़ा करना था। रात दिन जुटकर उसने राजीव को अवसाद के कुएं से निकालने के प्रयास किए। इसी बीच निधि को सरकारी नौकरी मिल गई थी। अनु के लिए यह डूबते को तिनके का सहारा था। कर्ज की एक किस्त और ईशान अथर्व की फीस उसने अपने कंगन बेचकर भरी थी। निधि मिलने आई तो अनु ने उसके आगे सारी बातें रख दी। निधि 4 दिन रही थी और जाते हुए बोली, ठीक है भाभी, तुम्हारी हालत सही नहीं है, इसलिए विदाई की साड़ी और मिठाई मैं अपने पैसों से खरीद लूँगी, और ये 200 रुपये भी रखो ईशान और अथर्व के लिए, मेरी ओर से कुछ ले लेना। अनु ने रुलाई रोकते हुए 200 का नोट ले लिया और आशा भरे स्वर में कहा, निधि, इस बार के तनख्वाह से हो सके तो कुछ भेज देना। तुम तो जानती हो कि हम कर्ज में डूबे हैं। तुम्हारे भैया संभले तो ही कुछ कर सकेंगे ना। देखूंगी भाभी, निधि ने अनमनी सी होकर कहा। मुश्किल समय में अनु ने अपनी अंगूठियां और झुमके भी बेचे और एक रेडीमेड कपड़े की दुकान से घर पर काम लाना भी शुरू कर दिया। कंपनी से बकाया पैसा मिलते मिलते 6 महीने लग गए। इस बीच अनु ने एक कमरा किराए पर उठा दिया और अपनी सारी गृहस्थी 1.5 कमरों में ही समेट ली। इन सारे प्रयासों से जैसे तैसे 2 समय पेट भर रहा था और बच्चे स्कूल से निकाले नहीं गए थे। साल पूरा होते ही अनु ने अथर्व और ईशान को पास के एक सस्ते स्कूल में डाल दिया। बच्चों के लिए यह एक बड़ा झटका था, पर वे समझदार थे और अपने माता पिता की तकलीफ को देखते समझते पैदल स्कूल आते जाते और नए वातावरण में सामंजस्य बिठाने की भरपूर कोशिश करते। नौकरी छूटने के 6 महीने के बाद जो रकम कंपनी की ओर से राजीव को मिली, वह निधि की शादी का कर्ज चुकाने में चली गई। निधि के पास अच्छा घर-वर था, सरकारी नौकरी थी, पर उसने 200 रुपये खर्च करने के बाद 6 महीने में पीछे पलट कर भी नहीं देखा। शिखा सर्दियों में 2 दिन के लिए आई थी। अनु को फटा पुराना कार्डिगन पहना देखकर अपना एक कार्डिगन उसके लिए छोड़ दी और अथर्व ईशान के लिए कुछ स्केच पेन और पेंसिल रबड़ खरीद कर दे गई थी। शिखा के पति पहले अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में आते और कई कई दिनों तक राजीव अनु के घर में बेहिचक बिना एक पैसा खर्च किए डटे रहते थे। वह भी इन 6 महीनों में घर के दरवाजे पर पूछने नहीं आए। अनु मन ही मन सोचती रहती, क्या शिखा के पति इस बीच एक बार भी यहाँ नहीं आए होंगे? आए होंगे ज़रूर, और 1-2 दिन होटल में रुककर अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करके लौट गए होंगे। यहाँ आने पर हमारे कुछ मांग बैठने का डर जो था। राजीव से छिपाकर अनु ने हर उस रिश्तेदार को पत्र लिखा जो किसी प्रभावशाली पद पर था या जिनके पास मदद करने लायक संपन्नता थी। ससुर अक्सर बड़प्पन दिखाने के सिलसिले में जिन पर खूब पैसा लुटाया करते थे, वे रिश्तेदार ना कभी पूछने आए और ना ही उन्होंने पत्र का उत्तर देने का कष्ट उठाया। अनु को अपनी ठसकेदार चाची सास याद आई, जो निधि की शादी के बाद 2 महीने रुककर गई थी। अनु से खूब सेवा करवाई थी, खूब पैर दबवाए उन्होंने, और अथर्व ईशान का रिजल्ट देखकर बोली थी, मेरे होनहारों, बहुत बड़े आदमी बनोगे एक दिन, पर इस दादी को भूल ना जाना। अनु ने उन्हें भी पत्र लिखा था कि चाची जी अपने बड़े बेटे से कहकर ईशान के पापा को अपनी आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री में ही फिलहाल कुछ काम दे दें। कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो डूबने से हम बचेंगे। पर पत्र का जवाब नहीं आया। राजीव की बुआ हर एक साल के बाद भतीजे के घर आती और कम से कम महीना भर रहकर जाती थी। जाते समय अच्छी खासी विदाई की उम्मीद भी रखती और फिर आदेश दे जाती, अब की जाड़ों में मेरे लिए अंगूर गुच्छा बुनाई के स्वेटर बुनकर भेज देना।
इस बार अनु आम का अचार ज़रा बढ़ाकर डालना और एक डब्बा मेरे लिए भिजवा देना। इन बुआ जी को अनु ने पत्र भेजा कि अपने कंपनी सेक्रेटरी दामाद और ऑफिसर बेटे से हमारे लिए कुछ सिफारिश कर दे। इस समय हमें हर तरह से मदद की ज़रूरत है। बुआ का पोस्ट कार्ड आया था। अपनी कुशलता के अलावा बेटे और दामाद की व्यस्तता की बात थी, पर ना किसी का पता दिया था, ना फ़ोन नंबर और ना उन तक संदेश पहुंचाने का आश्वासन। 6 महीने में सब की परीक्षा हो गई। कितने खोखले निकले सारे रिश्ते, कितने स्वार्थी, कितने संवेदनहीन। अनु सूरज निकलने तक घर के काम निपटाकर सिलाई मशीन की खड़खड़ में डूब जाती। जब घर पर वह अकेली होती तभी पत्र लिखती और चुपके से डाल आती। कई महीने के बाद राजीव ने काम करना शुरू किया। मनोस्थिति और आर्थिक स्थिति के दबाव में उसे जो पहला विकल्प मिला था उसने स्वीकार कर लिया। घर आकर जब उसने अनु को बताया कि वह आरकेटी कॉलेज का गार्ड बन गया है तो अनु को बड़ा धक्का लगा। चेहरे पर उसने शिकन न आने दी, लेकिन मन में इतनी बेचैनी थी कि वह रात भर सिलाई मशीन पर काम करती रही और सुबह निढाल होकर सो गई। नींद किसी अपरिचित स्वर को सुनकर खुली। कोठरी से निकलकर कमरे में आई तो कुर्सी पर एक लड़के को बैठा देखा। तख्ते पर बैठे राजीव के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराई हुई थी। अनु, ये अमन है, छोटी बुआ की ननद की देवरानी का बेटा। बीए की प्राइवेट परीक्षा देगा यहीं से। अनु चौंकी। यहीं से मतलब आपके घर से? वह लड़का यानी अमन बिना हिचकिचाहट के साथ बोला। अनु पर रात की थकान हावी थी। उस पर सारे रिश्तेदारों द्वारा दिल खट्टा किया जाना वह भूली नहीं थी। उसका पति 4,000 रुपए के लिए गार्ड बना सारे दिन खड़ा रहे और रिश्तेदारों के रिश्तेदार तक हमारे घर को मुफ्तखोरी का अड्डा बना ले। पहली बार उसने महसूस किया कि खून खौलना किसे कहते हैं। तुम्हारी परीक्षा में तो लंबा समय लगेगा। क्यों? अनु ने तीखी नज़रों से अमन की ओर देखा। हाँ, 1 महीना रहूँगा। तुम्हें हमारा पता किसने दिया? आपकी बुआ सास जी ने, लड़का रौब से बोला। उन्होंने कहा कि मेरे मायके में आराम से रहना, पढ़ना, परीक्षा देना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं पूछा था। भला महीने भर कोई मेरे घर में रहेगा तो मुझे परेशानी कैसे ना होगी? 1.5 कमरे में हम 4 लोग रहते हैं और बुआ जी ने तो तुमसे ये भी नहीं कहा होगा कि मेरा भतीजा और उसका परिवार भूखों मरने की हालत में है। वह क्यों कहेंगी? उनके लिए भतीजे का घर एक आराम फरमाने की जगह है बस। लड़का अवाक सा अनु को देख रहा था। राजीव भी चकित था। उसने अनु का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह सोच ही रहा था कि अनु उठकर अंदर चली गई। थोड़ी देर में अनु चाय लेकर आई और अमन की चाय खत्म करते ही बोली, सुनो अमन, हम खुद बहुत परेशानी में हैं। हम तुम्हें अपने साथ 1 महीने तो क्या 1 दिन भी नहीं रख सकते। राजीव उठकर अंदर चला आया। अमन उलझन में भरा हुआ अनु को देखता रहा था। अनु उसे इस तरह अपनी तरफ देखते थोड़ी पिघल उठी। बेटा, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, अभी हमारी परेशानियों और तकलीफ़ों को क्या समझोगे, पर मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने रहने खाने की व्यवस्था कहीं और कर लो। अमन को उठकर जाना पड़ा। उसके जाते ही राजीव अनु के पास आ बैठा और बोला, अनु, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, पर यह ज़रूरी था राजीव। हम अथर्व ईशान की रूखी रोटी में से क्या कटौती कर सकते हैं? क्या बुआ हमारी स्थिति नहीं जानती? मैंने उन्हें पत्र लिखा था, उन्होंने उत्तर तक नहीं दिया। तुम्हें भी समझना चाहिए कि मौके पर सब कैसे बच रहे हैं। मदद को कोई नहीं आया और ना ही कोई आएगा। तुम नाराज़ क्यों होते हो? नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुमने कितनी सरलता से सुलझा दिया मामला, वरना हम पर नए सिरे से कर्ज चढ़ना शुरू हो गया होता। नहीं राजीव, अब ऐसा नहीं होगा कि जो चाहे जब चाहे चला आए और पैर पसार कर पड़ा रहे। अच्छा, अगर बुआ लड़ने आ गई तो क्या करोगी? जो मुझे करना चाहिए वही करूँगी।
पहले प्यार से समझाने की कोशिश करूंगी, नहीं समझेगी तो अपनी बात कहूंगी। अपने बच्चों की माँ हूँ, उनका भला बुरा तो मैं ही देखूंगी। राजीव, हमें छटनी करनी होगी, अपने परायों की छटनी। दूर के रिश्तेदार ही नहीं, पास वालों की भी तो आजमा कर देखा। बुआ क्या दूर की रिश्तेदार होती हैं, या चाची या मामी? ऐसे लोगों से आगे अब मैं नहीं निभा पाऊंगी। तुमने जितनी कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ निभाया है, इसके बाद तो मैं यही कहूँगा कि तुम लाखों में एक हो, क्योंकि मेरे गार्ड बन जाने पर भी तुमने कोई खराब प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। ये थोड़े दिन की बात है राजीव। वहाँ गेट पर खड़े खड़े ही तुम निराश ना होना, सोचना क्या क्या संभव है, कहाँ कहाँ तुम्हारी योग्यता का उपयोग हो सकता है, उसके अनुसार कोशिश करना। देखना, एक दिन तुम जरूर सफल होगे और हमारी गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी। राजीव गार्ड की ड्यूटी देने के बाद बचे समय में उपयुक्त नौकरी के लिए भाग दौड़ भी करता रहा। अनु और बच्चों का पूरा सहयोग उसे मिल रहा था। राजीव और अनु कमाई के साथ किराए का पैसा जोड़कर फैक्ट्री के तनख्वाह का आधा भी मुश्किल से हो पाता, पर बच्चों की दुर्दशा नहीं होगी, उन्हें इतना विश्वास हो गया था। तभी एक दिन घर के आगे एक चमचमाती कार दिखी और उससे लगभग शिखा उतरी। अनु ने लपक कर शिखा को गले लगाया और पूछा, कार कब खरीदी? शिखा का मुंह फूला हुआ था। अंदर आते ही वो भैया पर बरस पड़ी। भैया, तुमने मेरी भी नाक कटा कर रख दी। अपनी तो खैर कटाई ही कटाई। कैसे कट गई तुम्हारी नाक? राजीव ने आश्चर्य से पूछा। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें उस स्कूल में गार्ड बनने की? जानते हो, वहाँ मेरे चाचा ससुर का पोता पड़ता है। उसने हमारी शादी के फोटोग्राफ्स देखते हुए तुम्हें पहचान लिया। सबके बीच में वह बोला, यह तो अपने स्कूल का गार्ड है। तुम्हें गार्ड ही बनना था तो कहीं और बनते, स्कूलों की कमी है क्या? तो तुम भी कह देती कि यह फोटो वाला भाई तो मर चुका है, वह गार्ड कैसे बन सकता है? उसका भूत गार्ड बन गया हो तो बन गया हो। शिखा का गुस्सा और तिरस्कार भरा चेहरा देख राजीव भी उबल पड़ा था। बुरी बातें ना बोलो राजीव, अनु ने डांटा। मेरा खून खौल रहा है अनु, मुझे बोलने दो। यही बहन है जिसकी फरमाइशें पूरी करने में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी। आज मेरा पैसा मेरे पास होता तो काम आता कि नहीं? पिताजी ने अपनी जिम्मेदारी मेरे सिर डाल दी और इसे भी शर्म नहीं आई। शिखा, तुम बड़ी इज्जतदार हो तो अपने घर में रहो, मुझ गरीब के घर क्यों आती हो? अब जाकर कह देना अपने रिश्तेदारों से कि मेरा भाई मर गया। शिखा भाई को आंखें तरेर कर देख रही थी। भाभी, समझा लो भैया को। आंखें तरेर कर शिखा बोली। अब मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिलाए। भी तुम गुस्सा दिखाने की बेशर्मी करोगी शिखा? अनु ने आश्चर्य से कहा। सब रिश्तेदार आजमाए परखे मैंने, कठिन समय में सब झूठे निकले, पर तुमसे मेरा मन इतना अंधा मोह रखता था कि तुम्हारी सारी बेरुखी के बावजूद भी मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो पाई। इतने लंबे संघर्ष और कष्ट के बावजूद तुम्हारे भैया ने कभी तुम्हें नहीं कोसा, और तुम ही यह भाषा बोल रही हो। अभी तो तुम्हारे भैया ने ही कहा था, अब मैं भी कह रही हूँ कि समझ लो हम मर गए तुम्हारे लिए, समझी? जितना तुम अपनी विदाई में फुकवाओगी, उतने में हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े जूते खरीद लाएंगे। सारी कटौती मेरे बच्चों के लिए ही क्यों हो? अब बैठी बैठी मुंह बाएं क्या देख रही हो? यहाँ से उठो और अपनी कार में बैठो, अपने घर जाओ और इज्जतदारों की तरह रहो। हम गरीबों को अपना रिश्तेदार समझो ही मत। शिखा पैर पटक बड़बड़ाती चली गई। मेरी बला से भाड़ में जाओ सब, भीख मांगो दरवाजे दरवाजे जाकर, यही बाकी रह गया है। निश्चिंत रहो, तुम्हारे दरवाजे पर कभी मांगने नहीं आएंगे। राजीव अंदर से चीखा। शांत हो जाओ राजीव, अच्छा हुआ कि हमारा अंधा मुंह टूट गया। देख लिया अपनों को, अपनी प्रतिष्ठा के आगे उन्हें हमारे पेट का भी कोई महत्व नहीं दिखता। हम भूखे मर जाए पर उनकी इज्जत ना घटे। अच्छा है कि अपने परायों की छटनी हो रही है। उठो, तुम्हें आज इंटरव्यू देने जाना है। नहा धोकर तरोताजा हो जाओ। अगर यह नौकरी तुम्हें मिल गई तो साथ ही रूठी हुई बहन भी मिल जाएगी। टूटे हुए रिश्तों की डोरियां अगर जुड़ती भी है तो उनमें गांठ पड़ जाती है। तुमने इतने लंबे समय तक मुझ में कुंठा की गांठ नहीं पड़ने दी, अब दूसरी गांठों की भी बात मत करो। नहीं करूँगी, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम खुश रहो, मेरे बच्चे सुखी रहें,
मैं बस यही चाहती हूँ और मैं हमेशा इसी कोशिश में लगी रहूँगी। तुमने इस गार्ड का मन सुकून से भर दिया है और अब इसका मन बोलता है कि यह कल के दिन से फिर नई जगह पर नए सिरे से टेक्नीशियन का काम करेगा, अपने हुनर और मेहनत के बलबूते, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरा पूरा। तथास्तु। अनु ने वरद मुद्रा बनाई और राजीव मुस्कुराता हुआ इंटरव्यू के लिए तैयार होने लगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।